मैं हूं सुमन। डीकेपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जर्मन दार्शनिक ओटो वान बिस्मार्क का एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, असंभव को संभव बनाने की कला ही राजनीति है। और आधुनिक राजनीति के माहिर शिल्पकार नीतीश कुमार से बेहतर इन शब्दों को कौन समझ सकता है, जो हालिया विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद लगातार चौथी बार और कुल मिलाकर 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने 16 नवंबर को जेडीयू नेता नीतीश कुमार को सीएम पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। नीतीश कुमार के अलावा बेतिया से भाजपा विधायक रेणु देवी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कटिहार से भाजपा विधायक तारकिशोर प्रसाद ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तारकिशोर प्रसाद वैश्य समाज से आते हैं, वहीं रेणु देवी अति पिछड़ा वर्ग से आती है। लेकिन गौर फरमाने वाली बात है कि पत्रकारों से वार्ता के दौरान दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी काबिलियत का परिचय अपने ही जुबान दे डाले। जहां तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश कुमार को यशस्वी प्रधानमंत्री बना दिया, वहीं रेणु देवी ने 2020 की जगह 2020 कह डाली। तात्पर्य स्पष्ट है, जिस व्यक्ति को नीतीश कुमार का डिजिग्नेशन तक ठीक ठीक पता न हो तथा जो महिला विधायक 2020 का भी सही उच्चारण नहीं कर पा रही हो या 2020 को भी ठीक से नहीं पढ़ पाती हो, 2020 बताती हो, ऐसे विधायकों को सीधे डिप्टी सीएम का कमान सौंपना क्या दर्शाता है? डीकेपी न्यूज आज इस बात को जनता की अदालत में रख रहा है। आप खुद विश्लेषण कर सकते हैं कि ऐसे अज्ञानी डिप्टी सीएम से बिहार का कितना भला हो सकता है। यह प्रश्न उठना भी लाजमी है कि आखिर किन परिस्थितियों में इन दोनों को डिप्टी सीएम भाजपा के शीर्षस्थ नेतृत्व ने बनाया है, जबकि भाजपा में एक से बढ़कर एक दिग्गज हैं। नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार सरीखे कई नेता मौजूद हैं। इससे यह प्रश्न उठना भी लाजमी है कि क्या तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी रबर स्टाम्प की तरह कार्य करेंगे? क्या भाजपा के शीर्षस्थ नेतृत्व का निर्णय ही सर्वमान्य रहेगा? चूंकि ये दोनों डिप्टी सीएम सुर में सुर मिलाकर भाजपा के साथ चलने में माहिर साबित हो सकते हैं। साथ ही वैश्य एवं अति पिछड़ा का वोट साधने में भी भाजपा आगामी चुनाव में इसका लाभ लेगी। भाजपा कोटे से 7 विधायकों और जेडीयू कोटे से 5 ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा हम पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का बेटा संतोष कुमार सुमन और सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव हार चुके वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। सरायरंजन से जेडीयू विधायक विजय चौधरी नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। वे भूमिहार जाति से हैं। चौधरी पिछली सरकार में विधानसभा अध्यक्ष थे। सुपौल से जेडीयू विधायक विजेंद्र प्रसाद यादव ने मंत्री पद की शपथ ली। जेडीयू कोटे से अशोक चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली। श्री चौधरी महादलित अर्थात पासी समाज से आते हैं। ये जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पहले कांग्रेस में एजुकेशन मिनिस्टर थे, अब जेडीयू में हैं। मुंगेर के तारापुर से दूसरी बार विधायक बने जेडीयू नेता मेवालाल चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली। मेवालाल चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। श्री चौधरी का नाता विवादों से घिरा रहा है। नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले चौधरी रिटायर्ड होकर राजनीति में आए हैं। पूरी जवानी नौकरी का मजा लिए, अब समाज सेवा की आड़ में राजनीति में आकर मंत्री पद का मजा लेंगे। यूनिवर्सिटी में वीसी रहते मेवालाल चौधरी पर बहाली में धांधली का आरोप लगा था तथा वे नीतीश कुमार के लाख बचाने के बावजूद भी नियुक्ति घोटाले में आरोपित साबित हो चुके हैं। चौधरी पर जस्टिस महफूज आलम कमेटी की जांच में सबौर कृषि विद्यालय में सहायक प्राध्यापक
जूनियर वैज्ञानिकों की बहाली में धांधली का आरोप साबित हो चुका है। मधुबनी के फुलपरास से पहली बार विधायक बनी जेडीयू नेता शीला मंडल ने मंत्री पद की शपथ ली। इसी तरह हम पार्टी प्रमुख और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने नीतीश कैबिनेट में शामिल हुए। वे महादलित अर्थात मुसहर समाज से आते हैं। वीआईपी पार्टी प्रमुख एवं सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव हार गए मुकेश सहनी ने मंत्री पद की शपथ ली। ये मलाह समुदाय से आते हैं। पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे और भाजपा के 2 बार अध्यक्ष रहे मंगल पांडे नीतीश कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। ये ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। सीएम नीतीश की नई कैबिनेट में आरा से भाजपा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह को मंत्री पद मिला है। श्री सिंह राजपूत जाति से हैं। मधुबनी के राजनगर से विधायक रामप्रीत पासवान मंत्री बनाए गए हैं। ये दलित समाज से आते हैं। दरभंगा के जाले से भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा ने मंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने मैथिली भाषा में शपथ ली। ये भूमियार जाति से आते हैं। और आई से भाजपा विधायक रामसूरत राय भी मंत्री बने हैं। ज्ञात हो कि नीतीश कैबिनेट में हर जाति का वोट साधने का पूरा ख्याल रखा गया है। राजपूत जाति से 1, ब्राह्मण से 1, भूमियार जाति से 2, यादव से 2, महादलित से 2, अति पिछड़ा से 2, दलित से 1, कुशवाहा से 1 मंत्री पद की शपथ लिए हैं। बिहार में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली है, जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू को 43 सीटें मिली, जबकि भाजपा को जेडीयू से 31 सीटें अधिक अर्थात 74 सीटें हासिल हुई। नीतीश कुमार के राजनीतिक चरित्र की यह एक खास विशेषता है कि उन्हें राजनीति में अपने दोस्त और दुश्मन चुनना भली भांति आता है। यही कारण है कि बिहार में वह 14 साल 86 दिन तक एक छत्र राज करते रहे हैं। अब अगली पारी के लिए सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। भले ही इस बार चुनाव में जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन पहले जैसा नहीं रहा, उसे पिछली बार 2015 के विधानसभा चुनाव में 71 सीटों के मुकाबले इस बार मात्र 43 सीटें मिली हो, लेकिन सियासी वक्त की नजाकत को समझने वाले नीतीश कुमार इस बार भी मुख्यमंत्री बने रहने में कामयाब हुए। मंडल की राजनीति से नेता बनकर उभरे नीतीश कुमार को बिहार को अच्छा शासन मुहैया कराने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन उनके विरोधी उन पर अवसरवादी होने का आरोप लगाते रहे हैं। भले ही इसे राजनीतिक अवसरवादिता कहा जाए या उनकी बुद्धिमत्ता, राजनीतिक शतरंज की बिसात पर नीतीश की चालों ने वर्षों से सत्ता पर उनका दबदबा बनाए रखा। मैकेनिकल इंजीनियर नीतीश को इस बार अपनी गठबंधन की सरकार चलाने के लिए पहले के मुकाबले कहीं अधिक राजनीतिक कौशल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आंकड़ों की बिसात पर इस बार उनकी पार्टी का पलड़ा गठबंधन सहयोगी भाजपा के मुकाबले कुछ हल्का है। ज्ञात हो कि नीतीश ने 47 वर्ष पहले जयप्रकाश के आंदोलन से राजनीति की शुरुआत की। इसमें लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और रामविलास पासवान शामिल थे। ध्यातव्य है कि राजद के 31 वर्षीय युवराज तेजस्वी यादव यदि अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए कांग्रेस को 70 सीटें नहीं देकर खुद चुनाव लड़ गए होते अथवा 40-50 सीटों तक कांग्रेस को देते, तो इस बार बिहार में नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी शपथ ले रहे होते। सिर्फ राहुल गांधी की बातों को मानने का हश्र उन्हें भुगतना पड़ रहा है। वहीं लेफ्ट पार्टियों को राजद में रहकर बिहार में जनाधार बनाने का फायदा मिला है। दूसरी तरफ लोजपा अपने एक मकसद में पूरी तरह कामयाब रहा। चिराग पासवान का मुख्य मकसद नीतीश को नुकसान पहुंचाना था, जिसमें उसने कामयाबी हासिल की। इसका थोड़ा हानि राजद को भी उठाना पड़ा। वहीं भाजपा को इसका सीधे लाभ मिला और यही चिराग का लक्ष्य भी था। सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह जाने वाली लोजपा के चिराग सीटों को जीत में तब्दील करने में असफल रहे, लेकिन उनका वोट प्रतिशत पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ा और 6% हुआ।
पिछली चुनाव की तुलना में उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने साबित कर दिया है कि बिहार के मुस्लिम अपने नेता की तलाश कर रहे हैं। सिर्फ जाति के नाम पर ओवैसी को फायदा हुआ है। उसने 5 सीटें हासिल करने में कामयाबी हासिल की। कुल मिलाकर विश्लेषण करने पर कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति पूर्णतः जाति धर्म पर आधारित है। आज भी बिहार जाति धर्म से ऊपर नहीं उठ सका है। ध्यातव्य है कि भारत में सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के पवन कुमार चांगलिंग का है। वे 24 साल से ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे। इनके अलावा कुछ और मुख्यमंत्री ज्योति बसु 23 वर्षों से ज़्यादा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, गेंगोंग अपांग 22 वर्षों से अधिक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इस समय नवीन पटनायक 20 वर्षों से ज़्यादा समय से उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। लाल थनहवला 21 वर्षों से ज़्यादा मिजोरम के मुख्यमंत्री रहे। वीरभद्र सिंह 21 वर्षों से अधिक हिमाचल प्रदेश के सीएम रहे। 14 वर्षों से ज़्यादा बिहार के श्री कृष्ण सिंह सीएम रहे। अगले 5 वर्षों तक सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो वे भी रिकॉर्ड बना चुकेंगे। बिहार में उन्होंने रिकॉर्ड बनाते हुए सर्वाधिक 7 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। नीतीश कुमार 370 और NRC के मुद्दों पर NDA का साथ नहीं दिए थे और यू टर्न ले लिए थे। एक समय वो भी था जब नीतीश लालू के साथ थे और PM नरेंद्र मोदी के ध्रुव विरोधी, जिसके चलते नीतीश कुमार की विश्वसनीयता घेरे में है। यदि लालू के लाल और राजद के युवा नेता तेजस्वी थोड़ी सूझबूझ का परिचय देते तो आज वे सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री होते। यदि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी और VIP के मुकेश सहनी को भी मिलाकर अपनी पार्टी में रखते तो आज मुख्यमंत्री का ताज उनके सर चढ़ता। लेकिन कुछ भूले एवं चूक की वजह से तेजस्वी फिलहाल सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। अब देखना है कि सोशल इंजीनियरिंग का मास्टरमाइंड CM नीतीश कुमार बिहार से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा को दूर करने में कितना कारगर साबित होते हैं। उनके समक्ष जनता का विश्वास जीतने के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है। CM नीतीश को इन ज्वलंत समस्याओं का निदान अवश्य करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। फिर अगली मुलाकात में हम किसी अन्य विश्लेषण के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय DKP न्यूज।